हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टॉपिक विद सौरभ में। स्टार्ट करते हैं। इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का इमर्जेंस के लिए इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ केसेस को पढ़ना होगा। जैसे पहला केस है शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 में हुआ था। इस केस में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। पहला अमेंडमेंट एक्ट था क्या? ये लैंड टेन्यूर्स एक्ट था, जिसमें जावेदारी सिस्टम को खत्म किया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी उस समय एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, फंडामेंटल राइट था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन ये दिया कि जो पार्लियामेंट है वो कैन अब्रीज एंड टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडमेंट। उसने इसके पीछे का कारण यह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉज नहीं है विद इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वैसा जो भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होगा। ये कहना था आर्टिकल 13 का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉज नहीं है। तो ये अमेंडमेंट मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल राइट को एब्रीज नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा केस पढ़ते हैं, गोलकनाथ केस। ये पंजाब का केस है। गोलकनाथ की फैमिली जो है पंजाब की एक फार्मर फैमिली है, जिनके पास 500 एकड़ का लैंड होता है। उस समय एक एक्ट आता है पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, जिसमें इनकी 500 एकड़ लैंड को जो है वो बांट दिया जाता है। 30-30 एकड़ जो है वो इन दोनों भाइयों को मिल जाता है, और बाकी जो सरप्लस लैंड होता है वो सरकार जो है बाकी छोटे छोटे टेनेंट्स में देती है। तो इस केस में जो है 17th अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में 9th शेड्यूल में कुछ सर्टेन एक्ट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या डिसीजन देती है? उनका कहना रहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक ट्रांसडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन है, और इसको एवरीज या टेकन अवे नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे का कारण यह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी एक लॉ है, एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह है, जो कि आर्टिकल 13 में आता है। आर्टिकल 13 जिसको पहले ही बता चुके हो, एंड हेंस ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा। ठीक है। अगर ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि एक लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो ये वॉइड होगा उस केस में। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में डिसीजन है ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह है आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो अगर ये किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तब तो वो वाइड है। ठीक है, जो कि पहला केस में शंकरी प्रसाद केस में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉज है ही नहीं। ठीक है, और इस केस में जो है इनका डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि ये लॉज होते हैं ऑर्डिनरी। तो गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसी के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने जो रिएक्ट करते हुए एक संशोधन किया संविधान में, वो था 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या संशोधन कर दिया गया कि आर्टिकल 13 और 368 को जो है उसमें कुछ चेंजेस ले आया गया। इसमें क्या था कि पार्लियामेंट, बताया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में ये डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। और इसमें यह भी बताया गया कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कोई लॉज नहीं है आर्टिकल 13 में। ठीक है, जैसा कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसको लेके कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉज नहीं है, बट गोलकनाथ केस में उसको रिवर्ट करके उल्टा कर दिया था डिसीजन को, और बताया कि अमेंडमेंट एक्ट लॉज है, अगर वो वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड होगा। अब ये 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 के जो रिस्पॉन्स में इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया अलॉन्ग विद 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, श्री केशव नंदा भारती के द्वारा। तो केशव नंदा भारती केस 1973 का बात करें तो इस केस में जो है 24वां अमेंडमेंट एक्ट 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो केस को मध्य में, जैसे गोलकनाथ केस और एक 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 को समझ करके इसमें एक डिसीजन दिया, मतलब एक कम्युलेटिव डिसीजन दिया। इसमें क्या था कि गोलकनाथ केस में जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि वो अमेंडमेंट एक्ट जो है वह लॉज है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड होगा। और 24वां अमेंडमेंट एक्ट 1971 में
जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पार्लियामेंट ने बताया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रीज या टेक अवे कर सकती है और अमेंडमेंट एक्ट लॉज नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में पहली बात तो गोलकनाथ केस को ओवररूल किया और अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 और उन्होंने बताया और एक नया फीचर इसमें ऐड किया था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और सबको कंक्लूसिवली बताया कि जो पार्लियामेंट है वह किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है बिना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए हुए। मतलब कि कोई भी फंडामेंटल राइट तब तक अमेंडेबल है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर रहा है या उसमें अल्टरेशन नहीं हो रहा है। और यही कंक्लूसिवली कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है तो वही बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका डॉक्ट्रिन को लेते हुए रिफॉर्म करते हुए इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक डिसीजन दिया था। और इसके का बैकग्राउंड क्या है कि 39वां अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 हुआ था उसमें क्या था कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट होगा पीएम का और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, वह कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा। ऐसा था 39वां संविधान संशोधन 1975 के अनुसार। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी को इनवैलिड बता दिया। ऐसा इनवैलिड क्यों बताया कि बोला कि ये जो आपके अमेंडिंग पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि पार्लियामेंट जो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उनके पास लिमिटेड पावर है, वो उसको बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था कि जो 39वां अमेंडमेंट एक्ट 1975 वो इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक जो अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो खुद से बढ़ा नहीं सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट ने क्या किया इसी के रिस्पांस में, इस डिसीजन के रिस्पांस में एक 42वां संशोधन ले आया 1976, जिसमें जो है यह डिक्लेयर किया गया, आर्टिकल 368 को पहली बात तो अमेंड कर दिया गया और इसमें यह डिक्लेयर किया गया कि कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर में। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सुधार किए गए। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक था मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, जिसे नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है 1980 में यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जरिए जो है पिछला केस और ये दोनों कंबाइन करके एक डिसीजन दिया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इसे अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसे सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करता है कोई अमेंडमेंट एक्ट तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। अब इसी चीज को अप्लाई करते हुए बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 368, द कोर्ट held that the parliament cannot expand its limited amending power under article 368 as limited amending power is one of the basic feature। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, एक तो मिनर्वा मिल केस को समझते हुए और एक पिछला जो था इंदिरा नेहरू गांधी केस को समझते हुए उन्होंने बताया कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है आर्टिकल 368 का, लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को, उसे वह बढ़ा नहीं सकती है आर्टिकल 368 को अमेंड करके। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट, तो इसका जो है कंक्लूसिव आंसर मिल गया। वो है कि द पार्लियामेंट जो है अंडर 368 आर्टिकल के तहत वो फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट को जो है या किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है बट विथआउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बेसिक फीचर्स का कोई लिस्ट तो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट उसका जो समय समय पर जो केसेस हुआ, लैंडमार्क केसेस हुआ, जैसे केशव नंदा भारती केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, फिर गोलकनाथ केस, उन सब से जो है कुछ कुछ बेसिक फीचर जो है वो निकलता है, उसी को लिस्ट किया गया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।